गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हम ईवीएस लेसन नंबर 1 से 4 तक का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तितली की मादा पत्तियों पर डैश देती है। आंसर है अंडे। तितली के डैश को इल्ली कहते हैं। डिंभक। डैश समाप्त होने पर शीतकाल आता है। वर्षाकाल। शीतकाल का वर्णन डैश की ऋतु के रूप में भी किया जाता है। पतझड़। डैश पानी संचयन की आधुनिक विधि है। वेधन कुआं। डैश उपयोगी विलयन है। जल संजीवनी। अब हम चलते हैं सही अथवा गलत लिखो। तो सबसे पहले है सूक्ष्म जीव पानी में जीवित नहीं रह सकते, ये गलत है। रबड़, दूसरा है रबड़ पानी में तैरता है, ये भी गलत है। अगर हम पेंसिल वाला रबड़ लेंगे बच्चों वो डूब जाएगा। उसके बाद है प्याऊ का पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, गलत। किसान अधिक कष्ट करके अनाज उत्पन्न करते हैं, राइट। वनस्पतियाँ हमें बहुत कुछ देती है, ये भी राइट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अ और ब। अ में जिलों का नाम दिया गया है और उन जिलों में कौन से फल बहुत ही प्रसिद्ध हैं या मिलते हैं, उन। ब में उन फलों का नाम है। तो हमें बीच में एक कॉलम बनाना है उत्तर का और उसके बाद हमें सारे सही आंसर बीच में लिखने हैं। जैसे आइए देख लेते हैं। तो नागपुर में संतरा, यहाँ पे संतरा तीसरे नंबर पे है। घोलवड़ में चीकू प्रसिद्ध है। उसके बाद सासवड़ में अंजीर प्रसिद्ध है, अंजीर यहाँ है। देवगढ़ का आम, ठीक है। और जलगांव में केला, नासिक में अंगूर। अब हम चलते हैं प्रश्नों के उत्तर पे। तितलियों की वृद्धि की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? इसके बाद हमारा आंसर होगा, पहला है अंडा, फिर दूसरा है इल्ली, तीसरा कोशित और चौथा है प्रौढ़ तितली। ये 4 अवस्थाएं होती हैं तितलियों की वृद्धि की। उसके बाद है 3 ऋतुओं के नाम लिखो। हम तीनों ऋतुओं के नाम जानते हैं। तो सबसे पहला है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसर से हमारी कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है? उत्तर है भोजन, पानी, वस्त्र, हवा, निवास जैसी बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति परिसर से होती है। जैसे फल, सब्जी, अनाज, ये सभी हमें भोजन है हमारा और ये सब हमें खेती से, वनस्पति से मिलती है। पानी हमें परिसर से मिलता है। कपास, रेशम, ऊन, पटसन, जूट, ये वस्त्र हमें मिलता है। हवा और निवास, प्रकाश, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परिसर से मिलती है। वृक्षवासी प्राणी किसे कहते हैं? सरल भाषा में कहें तो जो प्राणी वृक्ष पर रहते हैं उसको वृक्षवासी प्राणी कहते हैं। लेकिन जो अधिक से अधिक समय उस पर रहे, उनका खाना पीना सब कुछ डिपेंड हो उसी पर। अब चीता, शेर, लॉयन ये लोग आ जाएंगे अगर थोड़े टाइम के लिए वृक्ष पर, तो वृक्षवासी प्राणी नहीं होंगे वो। तो हमारा आंसर होगा, अपने जीवन में अधिक समय तक वृक्षों पर रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी प्राणी कहते हैं। जैसे उदाहरण दे देंगे बंदर, गिलहरी, लंगूर आदि। नेक्स्ट है, पानी का संचयन किस लिए करना चाहिए? मतलब पानी किस लिए बचाना चाहिए? ये आपके पाठ 3 में पानी संचयन में ये आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ से हमको इसे लिखना है कि वर्षा प्रायः 3 से 4 माह होती है और हम लोग तथा सभी सजीव पूरे वर्ष तक इसी पानी का उपयोग करते हैं। अगर हम पानी नहीं बचा के रखेंगे तो हमें 12 महीनों का पानी कैसे मिलेगा? तो इसलिए पानी का संचयन करना पड़ता है। तो यहाँ तक का पूरा आंसर आपको किताब में मिलेगा। आपको किताब पढ़ना है, समझना है और आंसर लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण अर्थात क्या? तो सबसे पहले जल प्रदूषण मतलब जल गंदा होना।
तो जल प्रदूषण मतलब पानी की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी, उसके गुण कम हो जाना। अब ये कैसे कम होता है? तो कारखाने और अस्पतालों का गंदा पानी, धोवन जल अर्थात इतने सारे लोग रहते हैं, सभी के घरों में फल सब्जी, हाथ पैर, नहाना धोना सब कुछ लगा रहता है, तो ये धोवन जल भी कहीं ना कहीं मिक्स होता है इन नदियों नालों में। तो अनुपयोगी एवं दूषित पदार्थों के पानी में मिलने से जल प्रदूषण होता है। अतः हमें अपनी आदत सुधारना चाहिए, और जो हम कभी ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और जब रास्ते में कोई नदी नाला पड़ता है तो हम उसमें अपनी चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो फेंक देते हैं, तो इससे जल प्रदूषित होता है। अब है जल संजीवनी क्या है। आपकी किताब में यह आंसर इस तरह से लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति को दस्त और उल्टी होने लगे तो हम पानी में शक्कर और नमक घोलकर तैयार किया हुआ विलयन उसे पीने के लिए देते हैं। इस मिश्रण को जल संजीवनी कहते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सुधार कर उत्तर की भाषा में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कि शुद्ध पानी, साधारण नमक और शक्कर के उपयोगी विलयन को जल संजीवनी कहते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बरसात में प्रायः किन रोगों का प्रसार होता है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में आंसर है, लेकिन हमें उसको ध्यान से पढ़ के समझना होगा कि हम कितना पार्ट लिखें उसका। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्षा ऋतु में प्रायः अतिसार मतलब दस्त और गैस्ट्रो जैसे रोगों का संक्रमण होता है। बस ये एक लाइन का आंसर है, वर्षा ऋतु अर्थात वही बरसात। तो ये हो गया आपका आंसर। अब उसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीने का पानी कैसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में है, तो अहानिकर पेयजल, अहानिकर मतलब जो हमें हानि न पहुँचाए, पेयजल पीने वाला पानी। अब यहाँ पे हम जो पानी पीते हैं वह अहानिकर होना चाहिए। अब अहानिकर पानी कैसा होता है? जो शुद्ध पानी होता है उसमें कोई कलर नहीं होता, गंध नहीं आना चाहिए उसमें से, स्वाद कुछ नहीं होता, नमकीन खारा ऐसा स्वाद नहीं है पानी का। और यदि पानी में रंग दिखाई दे या दुर्गंध आए तो बिल्कुल नहीं पीना है। ऐसा पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। लेकिन हम इस तरह से इसको हमें समझना है, लेकिन आंसर लिखना कैसे है? इस तरह से कि पीने का पानी ये रंगहीन, मतलब उसमें रंग नहीं होना चाहिए, गंधहीन, कोई गंध नहीं होनी चाहिए, स्वादहीन, स्वच्छ, पारदर्शक तथा रोग जंतु रहित होना चाहिए। पारदर्शक मतलब जिस तरह से बाल्टी में पानी रखा हुआ है भर के, तो ऊपर से देखने पर बाल्टी का नीचे जो तल होता है वो दिखना चाहिए पानी के कारण उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो पानी पारदर्शक मतलब शुद्ध है, उसमें कोई प्रकार की मिलावट नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा राइट आंसर है। आगे वर्गीकरण करो। यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए होंगे और उसको आपको पानी में डूबने वाले पदार्थ और पानी में तैरने वाले पदार्थों में वर्गीकरण करना होगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो चीज़ें पानी से भारी होती हैं वही पानी में डूबती हैं, जो चीज़ें पानी से हल्की होती हैं वो जो है पानी में तैरती हैं। तो सबसे पहले रबड़, गोला प्रकार या स्टील का चम्मच, कोई भी बर्तन स्टील का, फिर पेंसिल का टुकड़ा, खीला, स्क्रू अर्थात लोखंड की चीज़ें, सिक्के हैं, मिट्टी, कंकड़, रबड़ बैंड, ये सभी पानी से भारी होती हैं इसलिए पानी में डूब जाती हैं। अब जो पानी पे तैरता वो क्या है? प्लास्टिक का चम्मच, माचिस की तीली अर्थात लकड़ी भी, और उसके बाद सूखी पत्तियाँ जो होती हैं हल्की एकदम वो पानी से होती हैं। उसी तरह से हम देखेंगे तेल अगर पानी पे डाल दो तो वो भी तैरेगा, ठीक है। तो इसको हम तैरने में भी लिख सकते हैं, साथ ही पानी में वो नहीं घुलती। तो इस तरह से सेकंड वर्गीकरण देखिए,
तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पानी में जो चीज़ें तैरती हैं वो क्या होती हैं, पानी से हल्की होती हैं। ये सारी चीज़ें पानी से हल्की हैं, इसलिए पानी के ऊपर तैरती हैं। चलते हैं आगे। आगे का वर्गीकरण है पानी में घुलने वाली चीज़ें और पानी में न घुलने वाली चीज़ें। जिसे पानी में डाल दें तो वो चीज़ें अदृश्य हो जाए, तो वो चीज़ें हैं शक्कर, नमक, फिटकरी, मिश्री, नींबू का रस या किसी भी प्रकार का जूस आप पानी में डालिए, देखिए मिक्स हो जाएगा, बाद में हमें उसको अलग करना मुश्किल है। अब पानी में ऐसी चीज़ें जो नहीं घुलेंगी, जैसे तेल, आटा, कूड़ा करकट, रवा, ये सारी चीज़ें पानी में घुलती नहीं हैं। तो ये है पार्ट 1 से 4 का रिवीजन। ये जो बहुत ही जनरल बातें हैं इसको ध्यान रखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है रीडिंग करना। टेक्स्ट बुक ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। रीडिंग करिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।